दिल्ली के एक गुप्त कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दीवारों पर लगे बड़े बड़े नक्शे, टेबल पर फैली खुफिया रिपोर्ट्स और सामने बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, चेहरा शांत, लेकिन भीतर ज्वालामुखी सुलग रहा था। सामने तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठे थे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, अब बहुत हो चुका, जवाब दिया जाएगा। और फिर 7 मई 2025 रात के ठीक 1 बजे अंबाला एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमानों की गर्जना आसमान को चीरती हुई गूंजी। इंजन की आवाज इतनी तेज थी मानो आसमान खुद कांप उठा हो। वो पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ चुके थे। लक्ष्य साफ था, पंजाब के मुरीदके में छिपे आतंकी ठिकाने। मिसाइलें दागी गईं और कुछ ही सेकंड में अंधेरे आसमान को आग की लपटों ने लाल कर दिया। ये था ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। 22 अप्रैल कश्मीर की वादियों में वो दिन भी किसी और दिन जैसा ही शुरू हुआ था। पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, चारों तरफ हरी घास, बर्फ से ढकी चोटियां और ठंडी हवाओं में घुली शांति। पर्यटक हंस रहे थे, कोई फोटो खिंचवा रहा था, कोई घोड़े की सवारी कर रहा था। लेकिन दोपहर करीब 1:20 पर इस जन्नत में जहन्नुम उतर आया। घने जंगलों के पीछे से 3 साए उभरे, काले कपड़े, चेहरे ढंके हुए, हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन। ये थे द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी। नाम चाहे नया हो, लेकिन चेहरा वही पुराना, लश्कर-ए-तैयबा। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को चारों तरफ से घेर लिया। एक ने हवा में गोलियां चलाईं, चीखें गूंज उठीं। लोगों को लगा शायद डकैती है, लेकिन ये डकैती नहीं थी, ये एक सोची समझी नफरत से भरी साजिश थी। आतंकियों ने लोगों को लाइन में खड़ा किया, उनकी आंखों में हैवानियत साफ दिख रही थी। उन्होंने एक एक से नाम पूछा, फिर धर्म पूछा। जो हिंदू थे उन्हें अलग खड़ा कर दिया गया। किसी के माथे पर तिलक था, किसी के गले में रुद्राक्ष, किसी की कलाई पर कलावा। आतंकियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। कुछ लोगों ने डर के मारे कोशिश भी की, लेकिन उनकी पहचान छिप नहीं पाई। किसी की पगड़ी उतरवाई गई, किसी की शर्ट फाड़ी गई, जनेऊ देखकर उन्हें गोली मार दी गई। गोलियों की आवाज घाटी में गूंज रही थी और हर गोली के साथ एक परिवार उजड़ रहा था। एक पिता अपने बेटे के सामने गिरा, एक नवविवाहित पति अपनी पत्नी की आंखों के सामने ढेर हो गया। कुछ लोग भागने की कोशिश में जंगल की ओर दौड़े, लेकिन गोलियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। करीब 20 मिनट तक ये खूनी खेल चलता रहा। जब आतंकवादी वापस जंगल में गुम हो गए, तब घाटी में सिर्फ सन्नाटा था। 26 निर्दोष लोग जमीन पर पड़े थे, 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक आदिल, जिसने कई लोगों को बचाने की कोशिश की। उसकी बहादुरी भी गोलियों के आगे टिक नहीं सकी। खून से भीगी घास, रोती हुई महिलाएं, घायल बच्चों की चीखें, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर वार था। शाम होते होते पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। टीवी स्क्रीन पर एक ही तस्वीर थी, लाल घास और बिखरे हुए जूते चप्पल। नरेंद्र मोदी को जैसे ही सूचना मिली, देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर कब तक? उधर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन TRF ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। उन्होंने इसे विरोध बताया, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां पहले से ही सतर्क थीं। रॉ और IB ने साबित कर दिया कि यह हमला सीमा पार से प्लान किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर थे। विदेशी धरती पर राजनयिक बैठकों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन जैसे ही पहलगाम हमले की खबर उनके सुरक्षित चैनल पर पहुंची, माहौल बदल गया। बताया जाता है कि कुछ सेकंड तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला, तुरंत वापसी की तैयारी कीजिए। दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया गया। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान रातों रात दिल्ली की ओर उड़ा। दिल्ली पहुंचते ही रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो चुकी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हर जगह असामान्य गतिविधि शुरू हो चुकी थी। आधी रात को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई गई। ये वही मंच है जहां भारत के सबसे बड़े सुरक्षा फैसले लिए जाते हैं। कमरे में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख, गृह मंत्री और देश की खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। कोई अनावश्यक शब्द नहीं, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ गंभीर चेहरे और मेज पर रखी मोटी खुफिया फाइलें। लेकिन वो सन्नाटा डर का नहीं था,
वो सन्नाटा तूफान से पहले की रणनीतिक शांति थी। सबसे पहले रॉ और आईबी के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। बड़ी स्क्रीन पर कॉल रिकॉर्डिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट दिखाई गई। हमले के दौरान और उसके तुरंत बाद आतंकियों ने अपने हैंडलर्स से बात की थी। वे निर्देश ले रहे थे, स्थिति की जानकारी दे रहे थे और सबसे अहम, वे पाकिस्तान के नंबरों पर कॉल कर रहे थे। लोकेशन ट्रैकिंग से साफ हुआ कि साजिश की डोर पाकिस्तान के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद से जुड़ी हुई थी। बहावलपुर, जहां लंबे समय से आतंकी प्रशिक्षण शिविरों की मौजूदगी की खबरें आती रही हैं। मुजफ्फराबाद, पीओके का वो इलाका जहां से घुसपैठ की कई योजनाएं पहले भी संचालित हुई थीं। सैटेलाइट इमेजेस भी पेश की गईं। कुछ संदिग्ध ठिकानों पर हाल के दिनों में असामान्य गतिविधि देखी गई थी। और फिर एक नाम स्क्रीन पर उभरा, हाफिज सईद। वही पुराना चेहरा, वही पुरानी सोच, वही भारत विरोधी नेटवर्क। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार हमले की योजना महीनों पहले तैयार की गई थी। हमलावरों को खास तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था, ताकि देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव भड़काया जा सके। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों को समझ आ चुका था, यह सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, यह एक रणनीतिक उकसावा था। प्रधानमंत्री ने सभी की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने बीच में बहुत कम हस्तक्षेप किया। फिर उन्होंने एक एक करके सेना प्रमुखों से पूछा, विकल्प क्या है? वायुसेना ने संभावित एयर स्ट्राइक मॉडल पेश किया। सेना ने सीमा पार लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल ऑप्शन बताए। नौसेना ने समुद्री दबाव की रणनीति रखी। हर विकल्प पर चर्चा हुई। कूटनीतिक परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, सैन्य रिस्क। करीब 3 घंटे तक मंथन चलता रहा। आखिरकार प्रधानमंत्री ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, जवाब ऐसा होगा जो सिर्फ आज का नहीं, आने वाले सालों का संदेश देगा। यहीं से एक नए ऑपरेशन की नींव रखी गई। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, कोई बयानबाजी नहीं की गई, लेकिन उस रात दिल्ली की खामोशी में एक फैसला जन्म ले चुका था। अब जवाब तय था, और वो जवाब इतिहास लिखने वाला था। 7 मई 2025। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। सीमा पर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन भारत के कई एयरबेस पर असामान्य हलचल शुरू हो चुकी थी। अंबाला, ग्वालियर, थंजावुर। रनवे की लाइटें मंद थीं। तकनीशियन आखिरी बार फाइटर जेट्स की जांच कर रहे थे। पायलट अपनी जी सूट में तैयार खड़े थे। कॉकपिट में बैठने से पहले कुछ पायलटों ने अपनी जेब से परिवार की तस्वीर निकाली, कुछ ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और फिर हेलमेट पहन लिया। रात के ठीक 1 बजे अंबाला एयरबेस से राफेल की पहली गर्जना गूंजी। इंजन की आवाज इतनी तीव्र थी कि रनवे की धरती कांप उठी। एक के बाद एक फाइटर जेट अंधेरे आसमान में गायब होने लगे। उधर दक्षिण भारत के थंजावुर से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी। ये साधारण सुखोई नहीं थे, इनके पंखों के नीचे लगे थे ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक, सटीक और लगभग अजेय। ग्वालियर से मिराज 2000 भी तैयार थे। पूरा ऑपरेशन मल्टीलेयर प्लानिंग पर आधारित था। रात 1:45। भारतीय विमान अपनी तय पोजीशन पर पहुंच चुके थे। इस बार रणनीति अलग थी। सीमा के बहुत भीतर जाने की जरूरत नहीं थी। स्टैंड ऑफ रेंज से हमला होना था, यानी दुश्मन की धरती पर वार, लेकिन अपनी सीमा के पास से। उधर पाकिस्तान के राडार स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखी। एयर डिफेंस यूनिट्स अलर्ट हुईं, लेकिन उसी पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय हो गया। राडार जाम होने लगे, स्क्रीन पर सिग्नल धुंधले पड़ गए और फिर आदेश मिला, फायर। सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं। कुछ ही सेकंड में वे ध्वनि की गति से 3 गुना तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थीं। बहावलपुर के आतंकी ठिकाने पर पहला प्रहार हुआ। एक जोरदार विस्फोट और बहुमंजिला ढांचा मलबे में बदल गया। मुरीदके में स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर अगली मिसाइल गिरी। गोला बारूद का भंडार धूं धूं कर जल उठा। रात का अंधेरा आग की लपटों से लाल हो चुका था। यह हमला अंधाधुंध नहीं था, हर लक्ष्य पहले से चिन्हित था। सटीकता इतनी थी कि आसपास के नागरिक क्षेत्रों को न्यूनतम नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सेना समझ ही नहीं पाई कि हमला किस दिशा से आया। कुछ मिनटों में सब खत्म हो चुका था। भारतीय पायलटों को वापसी का संकेत मिला। एक एक कर सभी विमान सुरक्षित भारतीय हवाई क्षेत्र में लौट आए। दिल्ली में ऑपरेशन रूम की स्क्रीन पर ग्रीन सिग्नल चमक उठा। मिशन सफल था। सुबह होते होते दुनिया भर की न्यूज एजेंसियां खबर चला रही थीं, भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन असली संदेश सिर्फ दुनिया के लिए नहीं था। यह संदेश उन लोगों के लिए था जो सोचते थे कि भारत सिर्फ चेतावनी देता है। 7 मई की वो रात सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो एक राष्ट्र का संकल्प था। और ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह 8 मई 2025, पहलगाम के खून से भीगी घाटियों की गूंज अब सीमा के पार भी महसूस की जा रही थी।
पाकिस्तान ने पहली बार अपने असली इरादों को दिखाया। सुबह के 5 बजे मिसाइल अलर्ट शुरू हुए। आकाश में सायरन की चीखें सुनाई दी। पाकिस्तानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। पिलग्रिम्स के शहरों में धुंधलके के बीच धुआं उठने लगा। लोग घरों में छिप गए, सड़कें सुनसान हो गईं, लेकिन भारत तैयार था। सीमा पर तैनात थे हमारे सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ। ये कोई आम राडार नहीं था, ये वो ढाल थी जो पाकिस्तान के हर हमला को मिनटों में भेद देती। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलें हमारे क्षेत्र में घुसीं, S-400 के राडार ने उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ लिया। कंट्रोल रूम में अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं, आसमान में जोरदार विस्फोट। मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो गईं। ध्वनि की लहरें शहर में महसूस हुईं, लेकिन एक भी आधार सुरक्षित रहा। छोटे ड्रोन जो राडार की आंख से बचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एंटी ड्रोन गन्स और लेजर सिस्टम्स ने पल भर में नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने भारी नुकसान किया, लेकिन सच्चाई ये थी, एक भी भारतीय एयरबेस क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। सिर्फ आसमान में ध्वनि और धुआं, लेकिन जमीन पर शांति। इस बीच अधिकारी स्क्रीन पर देख रहे थे। सेंसर और डेटाबेस ने साफ संकेत दिया, ये मिसाइलें पाकिस्तान से आई थीं। डब्बों पर स्पष्ट मार्किंग्स थीं। NSA अजीत डोवाल ने तुरंत विदेश मीडिया को चुनौती दी, दिखाइए एक भी फोटो जो भारत में नुकसान दिखाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह सिर्फ एक रक्षा नहीं थी, यह संदेश था, भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं, जहां हमला होगा वहां भारत का ढाल तैयार होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हवा में तनाव बढ़ रहा था। जंगल और शहर, हर जगह निगाहें आसमान की ओर थीं। और तभी डॉग फाइट शुरू हुई। भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के बीच ये टकराव अब खुला युद्ध बनने की कगार पर था। लेकिन S-400 और इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन ग्रिड ने भारत की शक्ति का प्रमाण दे दिया। एक बार फिर भारत ने दिखा दिया, जब सीमा पर खतरा आए, ढाल हमेशा तैयार रहती है। 7 मई की रात की हमला योजना और 8 मई की सुबह की जवाबी कार्रवाई, ये दोनों मिलकर साबित कर रहे थे, अब भारत सिर्फ इंतजार नहीं करता, जवाब देता है। 8 मई की दोपहर, पूरा विश्व स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। सैटेलाइट इमेजेस और लाइव न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे, बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकाने मलबे में बदल चुके थे। आसमान में महायुद्ध खत्म हुआ, लेकिन जमीन पर सबूत और संदेश स्पष्ट थे। भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं। दुनिया की बड़ी ताकतें लगातार संपर्क में थीं। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप के देशों की खुफिया एजेंसियां, सभी ये जानना चाहते थे, भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत की रणनीति साफ थी, इक्वल इंटेंसिटी इन सेम डोमेन। अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उसी ताकत और उसी क्षेत्र में जवाब देगा। न्याय, शक्ति और संयम का अद्भुत संतुलन। इस बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में थी। मिलिट्री कमांड में भय और भ्रम फैल चुका था। लोग सवाल कर रहे थे, हमारी एयरफोर्स क्यों असफल रही, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन भारत का संदेश स्पष्ट था, हमारा लक्ष्य केवल आतंकवाद को खत्म करना है। हम किसी अन्य देश की नागरिक जनता को नहीं निशाना बनाते। S-400 ट्रायम्फ और इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन ग्रिड ने साबित कर दिया, भारत के पास तकनीक और तैयारियों की ताकत इतनी है कि दुश्मन की हर हरकत को पल भर में नष्ट किया जा सकता है। विश्व मीडिया के सामने भारत ने अपनी ताकत और संयम का प्रदर्शन किया। कई देशों ने तुरंत शांतिपूर्ण समाधान के लिए पहल की, लेकिन भारत की शर्त स्पष्ट थी, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता, हम शांत नहीं होंगे। 10 मई 2025 की शाम, 3 दिन के आकाशीय और धरती पर चल रहे युद्ध के बाद पाकिस्तान पूरी तरह थक चुका था। आतंकी ढांचे ध्वस्त थे, उनकी हवाई ताकत क्षीण हो चुकी थी। अम्फान जैसी लड़ाई ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। देश के सभी सुरक्षा अधिकारी सतर्क थे, लेकिन अब स्थिति थोड़ी शांत होने लगी थी। पाकिस्तान के DGMO ने पहली बार हॉटलाइन उठाई। उनकी आवाज में पहले जैसी घमंड नहीं था, अब सिर्फ विनम्रता और डर था। उन्होंने भारत से सीज फायर की अपील की। भारत के DGMO ने स्थिति की समीक्षा की। साफ था, यह मौका भारत की शक्ति और संयम को दिखाने का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया, हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकवाद समाप्त करना है, युद्ध नहीं। लेकिन यदि हमें हमला किया गया, जवाब हमेशा बराबर होगा। आज हम शांति के पक्ष में हैं। शाम 5 बजे हवाई क्षेत्र और सीमाओं की बंदूकें खामोश हो गईं। आसमान से लड़ाकू विमानों की गर्जना गायब हो गई। सड़कों और शहरों में धीरे धीरे शांति लौट आई। भारत ने इस सीज फायर के दौरान एक बार फिर अपनी रणनीति और शक्ति का संदेश दिया।
सिर्फ रक्षा ही नहीं, सही समय पर आक्रामक जवाब देने की भी क्षमता। लेकिन इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ था, क्योंकि पहलगाम हमले के मुख्य 3 आतंकी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान अब भी जंगलों में छिपे हुए थे। उनका विश्वास था कि शांति लौट गई, भारत अब चुप हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, भारत की अगली योजना ऑपरेशन महादेव पहले से ही तैयार थी। 7 मई की रात से लेकर 10 मई की शाम तक की ये लड़ाई सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, ये भारत की दृढ़ता, तकनीकी श्रेष्ठता और आतंक के खिलाफ अडिग संकल्प का प्रतीक थी। दोस्तों, यही कहानी थी ऑपरेशन सिंदूर की। एक मिशन जिसने आतंकवाद को जवाब दिया, एक मिशन जिसने पाकिस्तान की हवाई ताकत को चुनौती दी, और एक मिशन जिसने ये साबित किया, भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं बल्कि जवाब देने वाला भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अगला अभियान ऑपरेशन महादेव कैसे हुआ और 3 आतंकियों को आखिरकार कैसे पकड़ाया गया, तो अगली वीडियो में हम उसी रहस्यमयी और रोमांचक मिशन की कहानी बताएंगे। कमेंट में लिखिए जय हिंद और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस ऐतिहासिक कहानी को, क्योंकि हर भारतीय को जानना चाहिए कैसे देश ने अंधेरे में भी रोशनी फैलाई।